हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे वेग नियम, रेट लॉ क्या होता है। और तो चलिए शुरू करते हैं। वेग नियम क्या है, तो मान लीजिए जो भी हम लेते हैं, वेग का मतलब आर हम लोग जानते हैं। और उधर भी हमने देखा कि वेग जो है, जैसे फिजिक्स में वेग क्या होता है कि वो निर्भर करता है विस्थापन बटा में समय। विस्थापन और समय के अनुपात का होता है वेग, तो विस्थापन पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे अभिक्रिया में वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता पे। तो अगर हम अभिक्रिया मान लीजिए उत्पाद P के बीच, इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं, तो अगर ये संबंध, जो भी संबंध स्थापित करें, वही हो जाएगा हमारा वेग नियम। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये संबंध हमेशा इनके बीच में प्रायोगिक रूप से होना चाहिए। जो भी इनके बीच हम संबंध निकालेंगे वो प्रायोगिक होता है, ठीक। समीकरण देख के हम नहीं बता सकते, तो प्रायोगिक रूप से होता है। तो प्रायोगिक रूप से देखा गया है कि जो वेग होता है वो इसके समानुपाती होता है। और अभिकारक का सांद्रता का घात x होता है, उत्पाद के लिए y हो सकता है। उत्पाद नहीं, यहाँ पे दोनों अभिकारक ही रहेंगे। ध्यान रहे कि अभिक्रिया का वेग में जो ये वेग नियम है वो केवल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उत्पाद की नहीं। तो हम यहाँ पे चलिए A और B ले लेते हैं। मतलब मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा है, A प्लस B टेंस टू C प्लस D बन रहा है, तो वो केवल इस पर निर्भर करेंगे, इस पर निर्भर नहीं करेंगे, ठीक। वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, समझ रहे हैं आप। और जो x और y है वो दोनों प्रायोगिक रूप से ज्ञात किए जाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ लिखा है 2 4 तो उसको डाल देंगे, नहीं। 2 4 नहीं वाला 2 4, यहाँ पे 5 6 लिखा है तो इसी को डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। यानी जो x है वो 2 के बराबर जरूरी नहीं कि हमेशा हो, कभी कभी हो भी सकता है। तो जो x और y है वो इसको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, स्मॉल b। तो जो x y है, x और y वो दोनों A और B के बराबर हो भी सकते हैं या A और B के बराबर नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन है, ठीक। तो जो हमने यहाँ पे व्यंजक तैयार किया वही वेग नियम है। इस व्यंजक को वेग व्यंजक या वेग समीकरण भी कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं आगे, इसको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। ये मैंने बोला कि x y A B के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो x और y है ये प्रयोग से ही निकाले जाते हैं। तो कभी कभी देखा जाता है कि प्रयोग से निकाला हुआ x y और जो समीकरण में आगे लिखा है A B उसके बराबर हो जाता है। किसके लिए होता है वो भी हम देखेंगे, तो पहले इसे लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में प्रायोगिक निरूपण वेग नियम कहलाता है। ध्यान रहे केवल इसमें अभिकारकों की सांद्रता ही शामिल होती है, भाग लेती है वेग नियम में, और वो भी प्रायोगिक रूप से। इसे वेग समीकरण या वेग व्यंजक भी कह सकते हैं। जैसे वेग व्यंजक हमने निकाला है, एक अभिक्रिया A प्लस B टेंस टू C प्लस D के लिए उसके कोफिशिएंट दिए गए हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक A स्मॉल B स्मॉल C स्मॉल D। तो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A और B के x और y घात के समानुपाती होता है। और फिर हम इसे बराबर करेंगे तो एक नियतांक लेंगे k। अब यहाँ पे k क्या है, वेग स्थिरांक, और x और y क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। या तो ये समान हो सकते हैं या उनसे अलग हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है। x और y जो है सांद्रता के घात हैं, वैसे तो ये या तो A और B के बराबर हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। ऐसा क्यों? तो जो x और y है वो प्रयोग से निकाले जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, इसलिए। तो ये बहुत ही पीवीआई बात है, इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो बहुत जगह मिस्टेक हो सकता है, ठीक। अब हम लोग के परिभाषा देखेंगे।
यहाँ पे हम के की परिभाषा कैसे देंगे, तो चूंकि हम जानते हैं R बराबर के और क्या होता है, तो इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें कि A और B दोनों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, R बराबर यहाँ एक कुछ भी पावर हो एक का वो एक ही होता है, तो क्या बच जाएगा K। तो यहाँ से हमें वेग स्थिरांक का परिभाषा मिल गया। यदि वेग निर्धारक पद में या अभिक्रिया के वेग में अभिकारक की सांद्रता यदि 1 इकाई हो तो उसे वेग स्थिरांक कहा जाता है। तो अभिक्रिया का वेग ही क्या होता है, वेग स्थिरांक हो जाता है। तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग अब वेग स्थिरांक हो गया है इकाई सांद्रता की वजह से। ठीक, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः वेग व्यंजक पद में यदि अभिकारकों की सांद्रता 1 इकाई यानी 1 मोल प्रति लीटर हो तो अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं, यानी अभिक्रिया का वेग R ही वेग स्थिरांक हो जाता है के। अब हम लोग ये जो अभिक्रिया है वेग का, अभिक्रिया नहीं, ये जो व्यंजक है वेग का, इसको अवकलित रूप में कैसे लिखते हैं, अवकलन इसका कैसे लिखते हैं, तो अवकलन रूप कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा अवकलन वेग समीकरण, अवकल वेग समीकरण। वो कैसे लिखते हैं उसे देखते हैं, चलिए। तो आप देखेंगे हम लोग अवकल वेग समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया R टेंड्स टू P हो रही है, यानी यह अभिकारक है, यह उत्पाद है, P रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो हम कैसे लिखते थे रेट, औसत वेग कैसे लिखते थे या तात्क्षणिक वेग, तो D अभिकारक के, चूँकि जो ये वेग व्यंजक है वो अभिकारकों के पद में है, इसमें उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, तो हम अभिकारकों के रूप में यहाँ पे लिखेंगे D R बाई dt। औसत वेग को या तात्क्षणिक वेग को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको अवकल रूप लिखना है तो हमें तात्क्षणिक वेग से लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि हम अवकल वेग में हमेशा d बाई dt का dy बाई dx का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे dr बाई dt का प्रयोग हमने किया। उधर क्या था औसत वेग में कि डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन R बटा में डेल्टा T लगाते थे, लेकिन अवकल के लिए हम D लगा रहे हैं। और अभिकारक के लिए हमेशा ये माइनस में होता है। आप जानते हैं औसत वेग, नहीं जानते तो जाके आप उधर देख सकते हैं, तात्क्षणिक वेग या औसत वेग पिछले वीडियो में अपलोड किया गया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये R के ही बराबर है, तो हम R के जगह पे इतना लिख देंगे, R के जगह पे इसको लिख दिए और बाकी इसको छाप देंगे, तो हो जाएगा कि A पे पावर x और B पे पावर y। आ रहा समझ में, इसका बहुत बड़ा यूज है। तो ये अवकल वेग समीकरण है, इसका यूज आएगा जब हम लोग समाकलित वेग समीकरण इसका निकालेंगे, तब इसका उपयोग आएगा। तो इसलिए याद रहे कि हम किसी अभिक्रिया के वेग को इस रूप में भी लिख सकते हैं R के बराबर, यही होगा अवकल वेग समीकरण। अब हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में हम लेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। NO गैस है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराने पर NO2 गैस बनता है। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। अब इसका रेट लिखना होगा तो R बराबर कैसे लिखेंगे, K अभिकारकों की सांद्रता NO के पावर क्या 2 नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे x, क्योंकि x हमेशा प्रयोग से निकाला जाता है। फिर O2 का पावर y लिखेंगे। कभी भी हम इनके आगे के कोएफिशिएंट नहीं, स्टोइकियोमेट्री को नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, एक स्थिति में लिखा भी जा सकता है, जिसको मैं अभी आगे समझाऊंगा। अब क्या करेंगे, हम x और y का मान प्रयोग से निकालेंगे। तो प्रयोग से देखिए क्या पाया गया है
तो देखिए प्रयोग से क्या पाया गया है। तो यहाँ पे पहले क्या किया जाता है कि O2 की सांद्रता स्थिर रखी जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्थिर O2 पर, यानी O2 की सांद्रता स्थिर रहेगी। तो यहाँ पे किसकी सांद्रता बढ़ाई जाएगी? NO की सांद्रता। तो देखा गया कि NO की सांद्रता को दुगुना करने पर, ये प्रयोग से देखा गया है। ठीक, इसको आप जा के सारणी में NCERT बुक में देख सकते हैं कि उसने डेटा लिखा है पूरा वहाँ पे कि कैसे कैसे करने पर ये कैसे बढ़ रहा है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि दुगुना करने पर जो अभिक्रिया का वेग R है वो पहले का 4 गुना हो गया। इसको डैश कर देते हैं। क्या देखा गया कि जो NO की सांद्रता है, ये इसकी सांद्रता डबल करने पर जो R है पहले का कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। ये स्थिर है, ये भी स्थिर है, ये भी नियतांक हो गया, ये भी नियतांक हो गया, हटा दें। तो चूंकि R समानुपाती क्या हो जाएगा? NO के पावर x हो जाएगा, है ना। स्थिर को क्या करते हैं, स्थिर जो भी स्थिरांक है या नियतांक उनको हटाते हैं तो फिर से समानुपाती हो जाता है, और लाते हैं तो बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे इतना बराबर इतना है और x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वही जो निकालना है, x बराबर देखिए कैसे निकालेंगे। इसको डबल करने पर ये 4 गुना हो जा रहा है। इसको डबल करने पर NO को ये कितना हो जा रहा है? 4। आखिर x का मान क्या है कि इसको डबल करने पर ये 4 हो जा रहा है? कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। R जो है इस पर निर्भर कर रहा है तब, तो यहाँ पे इसलिए x का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम इसलिए लिख देंगे R समानुपाती NO पे पावर 2। ठीक, आया समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार अब निकालेंगे उसका दूसरे वाले का तथा। अब हम लोग इसका निकालते हैं। अब इसकी सांद्रता को स्थिर रखते हैं, इसकी सांद्रता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्थिर NO पर, यानी NO की सांद्रता स्थिर रखने पर क्या होगा? तो देखा गया है कि O2 की सांद्रता डबल करने पर वेग जो है डबल ही होता है। इसको मैं लिख देता हूँ आगे। तो उसका वेग क्या हो जाता है? पहले का दुगुना हो जाता है। ठीक, तो चूंकि R जो है O2 के समानुपाती है, उसके पावर y के, और y का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे डबल करने पर, O2 की सांद्रता डबल करने पर वेग जो भी डबल हो रहा है, तो ये डबल 2 करने पर ये भी 2 हो रहा है, यानी ये 1 है। तभी तो 1 का O का 1 घात है O2 का, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। इसलिए हमें y का मान 1 मिल गया। इसलिए R जो है O2 के घात कितना है? 1 है। तो 1 को नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। इसलिए हम फाइनल जो है वो 1 का समीकरण क्या लिखेंगे? R बराबर K NO का पावर 2, सांद्रता का पावर 2 और O2 का 1। या आप इसका वो वाला लिखेंगे अवकल वेग समीकरण dr/dt, बस वही इसको इस तरह लिख देंगे और इस तरह उतार देंगे। NO पावर 2 और O2 का पावर 1। तो ये वाला ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें x का मान मिला 2 और y का मान मिला 1। कैसे मिला? प्रयोग से मिला है। आ रहा है आपको समझ में? अब ध्यान से देखा जाए समीकरण को, तो समीकरण को देखा जाए तो यहाँ पे भी इसका 2 है और यहाँ पे इसका 1 है। तो यहाँ पे तो हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से 2 लिख देते हैं, यहाँ से उठा के इसका 1 यहाँ पे लिख देते हैं।
क्योंकि यहाँ पे भी तो वही चीज़ आया है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, यह हमेशा प्रयोग से ही निकाला जाता है। कभी कभी प्रयोग से निकाला गया घात एक्स और वाई का मान वो स्टोइकियोमेट्रिक से मैच कर जाते हैं, तो वो कैसी अभिक्रियाओं के लिए होते हैं, अब हम लोग उसी अभिक्रियाओं को जानेंगे। तो वो होता है प्राथमिक अभिक्रिया। केवल आप प्राथमिक अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक देखकर एक्स और वाई का मान बता सकते हैं, लेकिन जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं बता सकते। तो प्राथमिक अभिक्रिया क्या है, उससे हेडिंग लगाते हैं। तो प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है इसे समझेंगे। तो बता रहा है एक पद में होने वाली अभिक्रियाओं को प्राथमिक अभिक्रियाएं कहते हैं। एक पद में मतलब जैसे H2 और I2 का एग्जाम्पल लिया गया है, ये प्राथमिक अभिक्रिया है। और अभी जो हमारा ये आया ये भी प्राथमिक अभिक्रिया ही था, तभी इसका घात एक्स और वाई के समान हो गया। तो कह रहा है कि एक पद में होने वाली अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब कि ये एक ही बार में हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्शन करेगा और तुरंत HI बना लेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग से फिर इसका बंधन टूटेगा, फिर इसका बंधन टूटेगा, फिर टाइम लेगा, फिर दूसरा बीच में कुछ निर्माण होगा अलग चीज़ का, ऐसा नहीं है, एक ही बार में हो जाने वाला है। और एक ही पद का मतलब ये भी है कि H2 के अणु I2 के अणु से एक ही बार टक्कर करेंगे और तुरंत HI के अणु बना लेंगे। ठीक, अब बता रहे हैं कि बहुत कम ये अभिक्रिया होती हैं जो एक पद में पूरी होती है, मैक्सिमम एक से अधिक पदों में ही पूरी होती हैं। केवल इनके ही अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को अभिक्रिया के वेग में अभिकारकों की सांद्रता घातों एक्स और वाई के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं को ही हम इसके आगे लिखे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को देखकर R लिख सकते हैं, यानी H2 और I2, यहाँ पे I2 कर देते हैं, का पावर एक होगा, हम इसको देखकर लिख सकते हैं क्योंकि ये प्राथमिक अभिक्रिया है। और प्राथमिक अभिक्रिया को पहचान करने का कोई तरीका नहीं है, तो हमें याद ही करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्राथमिक अभिक्रिया है। ठीक, अब जो दूसरा अभिक्रिया होता है जो एक से अधिक पदों में होता है, वो एक पद में नहीं होता, उसे कहा जाता है जटिल अभिक्रियाएं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो उसे देख लेते हैं। अब ये है जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया क्या होती है, तो पहले आप जान चुके हैं कि एक से अधिक पद में होने वाली अभिक्रियाओं को जटिल अभिक्रिया कहते हैं। इनके अभिक्रिया वेग जो R होता है ये वाला, उसमें अभिकारकों की सांद्रता का घात जो एक्स और वाई है वो प्रयोग से निकाले जाते हैं। आप कभी भी यहाँ के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को नहीं डाल सकते जटिल अभिक्रियाओं में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पद में नहीं हो पाता। जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये अभिक्रिया है CHCl3 और Cl2 है, ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो बन रहा है CCl4 और HCl बन रहा है। तो Cl डायरेक्ट कार्बन से नहीं जुड़ पाएगा और CCl4 नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पे H और Cl3 भी जुड़े हैं, इनको हटाना पड़ेगा। तो पहले बार में होगा क्या कि ये हाइड्रोजन क्लोरीन और कार्बन का बंधन टूटेगा, तब ये क्लोरीन आपस में आकर, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तब क्लोरीन इनसे जुटेगा, इसका भी क्लोरीन इसमें आएगा, तब जाके CCl4 बनेगा। फिर ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, यानी कई सारे पद हैं इसमें, तब जाके ये बना। ऐसी अभिक्रियाओं का जो हम R लिखेंगे वो K CHCl3 और Cl2 का हम अपने मर्जी से यहाँ का एक एक नहीं डाल देंगे। तो इसका क्या होगा, तो इसका बस प्रयोग से होता है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1 होता है। अब मैंने यह कहाँ से बताया, तो एक किताब में दिया था तो मैंने बता दिया। इसको वैज्ञानिकों ने या प्रोफेसर ने प्रयोग करके लिख दिया है, तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे अभिक्रिया की कोटि जो इन्हीं से संबंधित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।